नमस्कार। आज हम भगत सिंह की उस छवि से थोड़ा आगे बढ़कर उनके शक्तिशाली विचारों की दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे। अच्छा, जब भी भगत सिंह का नाम लिया जाता है तो ज्यादातर लोगों के जहन में खास तरह की तस्वीर उभरती है ना? हाँ, एक जोशीले, बागी नौजवान की तस्वीर जिसके हाथ में बंदूक है और जो हिंसा का रास्ता अपनाता है। लेकिन क्या ये तस्वीर पूरी है? बिल्कुल नहीं। चलिए, इस धारणा को खुद भगत सिंह के शब्दों से ही तोड़ते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि असली क्रांति हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से आती है। तो चलिए, इस लोकप्रिय छवि के पार जाकर उस भगत सिंह से मिलते हैं, जो एक क्रांतिकारी होने के साथ साथ अपने समय के एक बहुत ही तेज तर्रार विचारक भी थे। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए। जेल में अपनी फांसी का इंतजार करते हुए कोई इंसान सिर्फ 2 सालों में 300 से ज्यादा किताबें पढ़ ले। उनके साथी बताते थे कि वो हर वक्त पढ़ते ही रहते थे। ये जुनून दिखाता है कि उनके विचारों में कितनी गहराई थी। और वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे, बल्कि एक माने हुए लेखक भी थे। उनके विचार उस समय की कीर्ति, अकाली और प्रताप जैसी बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में छपते थे। मतलब उनके विचारों का काफी प्रभाव था। देखिए, उनकी ये पढ़ाई लिखाई सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं थी। इसका एक मकसद था, एक नए समाज की नींव रखना। और उस नींव का पहला पत्थर था समाजवाद, यानी शोषितों के लिए न्याय। उन्होंने 1923 में अपने प्राइज विनिंग निबंध में गुरु गोबिंद सिंह के इस दोहे का जिक्र किया था। इसका मतलब है, असली शूरवीर वो है जो गरीबों और शोषितों के लिए लड़ता है, भले ही उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। ये दिखाता है कि ये प्रेरणा उनमें कितनी गहरी थी। उनका नजरिया बहुत साफ था। वो कहते थे कि असली लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं है। किसानों और मजदूरों के लिए क्या फर्क पड़ता है कि उनका शोषण करने वाला कोई अंग्रेज है या कोई हिंदुस्तानी सेठ? असली दुश्मन तो शोषण पर टिकी हुई ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो, ये सिर्फ नारे नहीं थे, ये उनके समाजवादी आदर्शों की गूंज थी। असेंबली में बम फेंकने के बाद और अपनी सुनवाई के दौरान उन्होंने इन्हीं नारों से अपने इरादे दुनिया को बता दिए थे। और उनका ये संघर्ष सिर्फ भारत के मजदूरों के लिए नहीं था। उनकी सोच किसी सरहद में बंधी नहीं थी। वो पूरी दुनिया के शोषितों के बारे में सोचते थे। इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीयतावाद। भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीयता यानी जिंगोइज्म के सख्त खिलाफ थे। ये राष्ट्रवाद का वो रूप है जहां कोई देश खुद को बेहतर बनाने के बजाय दूसरे देशों से नफरत करने लगता है। वो ऐसी देशभक्ति को बहुत खतरनाक मानते थे। उनका विश्लेषणात्मक दिमाग देखिए। उन्होंने अपने समय के 2 बड़े नेताओं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू के राष्ट्रवाद का विश्लेषण किया। उन्हें बोस का राष्ट्रवाद, जो भारत के गौरवशाली अतीत पर टिका था, थोड़ा ज्यादा भावनात्मक लगा। वहीं उन्हें नेहरू का तार्किक नजरिया ज्यादा पसंद आया, जो हर चीज पर सवाल करता था, आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानता था। भगत सिंह के लिए तर्क हमेशा भावना से ज्यादा जरूरी था। अब आते हैं उनके तीसरे और शायद आज भी सबसे चर्चित विचार पर, धर्म, ईश्वर और सरकार के रिश्तों पर उनकी सोच। भगत सिंह धर्मनिरपेक्षता के फ्रांसीसी मॉडल को मानते थे। मतलब उनका मानना था कि सरकार और धर्म को हमेशा एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहना चाहिए। धर्म किसी भी इंसान का निजी मामला होना चाहिए और सरकार को उसमें कोई दखल नहीं देना चाहिए। उस समय के धार्मिक दंगों का उन्होंने क्या समाधान सुझाया? उनका मानना था कि अगर लोगों को आपस में लड़ने से रोकना है तो उन्हें अमीर और गरीब के बीच के फर्क को दिखाना होगा। उन्हें ये समझाना होगा कि उनके असली दुश्मन पूंजीपति हैं, न कि किसी दूसरे धर्म के लोग। अपने मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं में उन्होंने सिर्फ ईश्वर पर ही नहीं, बल्कि न्याय के पारंपरिक विचारों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बदला लेना एक पुराना विचार है और सिर्फ सजा देना भी काफी नहीं है। मानवता का भविष्य सुधारात्मक न्याय में है, जहां अपराधी को सुधारकर समाज में वापस लाने पर जोर दिया जाए। तो फिर भगत सिंह की असली क्रांति क्या थी? क्या वो बंदूक थी या बम? नहीं, उनकी सच्ची क्रांति उनके विचारों में थी। ये समझना बहुत जरूरी है, भगत सिंह सिर्फ आजादी के लिए नहीं लड़े थे, बल्कि वो एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते थे जो न्याय, बराबरी और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों पर चलें। उनके ये शब्द आज भी उतने ही सच हैं। वो जानते थे कि शरीर को तो खत्म किया जा सकता है, लेकिन विचार हमेशा जिंदा रहते हैं। उनका ये वैचारिक योगदान अमर है।
तो अब ये सवाल हम सबके लिए है। एक ऐसे समय में जब समाज कई मुद्दों पर बटा हुआ है, हम भगत सिंह के तर्क, मानवता और न्याय के विचारों को अपनी जिंदगी में कैसे